कि मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है या क्या है ये, है ना। लेकिन वो 1-2 दिन जब हम समझेंगे तो वो चीज समझ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड बेसिकली क्या है? म्यूचुअल फंड जो है वो खुद में कोई एसेट क्लास नहीं है। यदि मैं कहता हूँ कि जी मैंने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, तो म्यूचुअल फंड खुद में कोई एसेट क्लास नहीं है। म्यूचुअल फंड का खुद का कोई वैल्यू नहीं है। कैसे होता है? म्यूचुअल फंड जो है, म्यूचुअल फंड एक माध्यम है, एक तरीका है जिसके थ्रू आप डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करते हैं। यानी कि हम इन्वेस्टमेंट किस चीज में कर सकते हैं? हम इन्वेस्टमेंट करते हैं डिफरेंट बैंक के जो स्कीम्स होते हैं, सेविंग बैंक, करंट बैंक, एफडी बैंक, आरटी बैंक, उनमें हम पैसा रखते हैं। या तो हम सोना खरीदते हैं, या हम शेयर खरीदते हैं, या हम रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, या हम कुछ इंश्योरेंस में सेविंग करते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट, इन सबको हम एसेट क्लास कहते हैं जिसमें कि आप पैसा लगाते हैं, है ना। आपने शेयर खरीदा, वो एक एसेट क्लास है। आपने रियल एस्टेट खरीदा, वो एक एसेट क्लास है। तो म्यूचुअल फंड के थ्रू हम डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं। तो म्यूचुअल फंड में जब और म्यूचुअल फंड कौन चलाता है भाई? एक फंड हाउस होता है जो कि म्यूचुअल फंड को चलाता है। यहाँ पे टोटल में 44 कंपनियां अभी इंडिया में है म्यूचुअल फंड हाउसेस, है ना। उनके अंदर कम से कम 17-18 हजार के आसपास के स्कीम्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्कीम्स हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उसमें एक रिसर्च करके हम क्लाइंट के नीड बेस हम उसको प्रोडक्ट बताते हैं कि भाई ये आपका जरूरत है, आपको इस तरह के ही चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो म्यूचुअल फंड का रिटर्न डिपेंड करेगा कि वो किस तरह के एसेट क्लास में, वो पर्टिकुलर वो फंड किस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टेड है। अब यदि इक्विटी में इन्वेस्टेड है, तो जो इक्विटी का रिटर्न होगा वही उसमें आएगा। इक्विटी में भी बहुत अलग अलग तरीके के चीज होते हैं, जैसे कि आपका ब्लू चिप्स कंपनियां होती हैं। ब्लू चिप कंपनियां हम उनको कहते हैं जो 500 करोड़ एंड एबव की कंपनियां होती हैं, है ना। 100 करोड़ से 500 करोड़ के बीच को हम लोग मिड कैप कंपनियां कहते हैं। 100 करोड़ के नीचे कंपनियों को हम लोग स्मॉल कैप कहते हैं। तो इस तरह के अलग अलग कैपिटलाइजेशन के हिसाब से, उसके पूंजी के हिसाब से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इक्विटी भी अलग अलग तरह का है, उसके नेचर ऑफ रिटर्न भी अलग अलग तरह के हो सकते हैं। तो हम जिस तरह के एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट करेंगे वैसा ही म्यूचुअल फंड का रिटर्न आएगा। म्यूचुअल फंड को चलाता कौन है? तो ट्रस्ट एक बनती है जो कि ट्रस्ट उसको चलाता है। उसका स्पॉन्सर होता है, जैसे अब एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का स्पॉन्सर जो है वो एचडीएफसी बैंक है। लेकिन एचडीएफसी म्यूचुअल फंड खुद में एक ट्रस्ट है, वो कंपनी नहीं है, एक ट्रस्ट है ना। और ट्रस्ट में वो लोग सिर्फ चार्जेस लेते हैं, चार्जेस के अलावा उसमें और कोई भी एक्सपेंसेस नहीं होता है। और एक्सपेंस रेशियो भी फिक्स होता है, यानी कि उसी पर उनको जो जो वो चार्ज करेंगे उसी से म्यूचुअल फंड उनका रन होना है। अच्छा, दूसरा बात क्या है कि उसमें अलग अलग फंड के अलग अलग फंड मैनेजर होते हैं जो कि उस मार्केट के जानने वाले होते हैं, उस मार्केट के एक्सपर्ट होते हैं, जो कि उस म्यूचुअल फंड को के उस पर्टिकुलर स्कीम को रन करते हैं। उसको उसमें कैसे उसमें इन्वेस्टमेंट होना है, कैसे उसका रिटर्न निकलना है, इसका वो डिसीजन लेते हैं। तो हम म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने से हमें क्या मिलता है कि हमने अपना पैसा एक एक ऐसे आदमी को दिया जो कि हमसे ज्यादा मार्केट को समझता है। उनके पास मार्केट को समझने के लिए रिसोर्सेज ज्यादा हैं, क्योंकि हम यदि मार्केट को समझने लगेंगे तो हमारे पास अपना काम है, हम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो वो बंदा हमारे बिहाफ पे मार्केट को समझता है और फिर उसके हिसाब से वो इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेता है, और फिर उसके रिटर्न को हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करके देता है। रिटर्न जो होता है वो पर यूनिट्स पे होता है, इसको हम लोग एनएवी कहते हैं, नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू कैसे निकलता है? तो जितने भी आपका जो एसेट है उसको हम लोग जो है एक यूनिट में डिवाइड करते हैं, है ना। तो यूनिट में डिवाइड करते हैं, उससे निकलते हैं। सपोज कीजिए कि 1000 करोड़ का एसेट है और उसके पास यूनिट है, मान लीजिए कि 5000, तो हम 5 लाख, तो 1000 करोड़ को 5 लाख से डिवाइड करके एक एनएवी निकालेंगे। वो एनएवी डेली ऊपर या नीचे होगा, है ना, बढ़ेगा भी घटेगा भी, डिपेंड उसका एसेट क्लास कैसा है उसके। तो ये कुल मिला के म्यूचुअल फंड है, जिसको कि मतलब म्यूचुअल फंड मतलब क्या होगा कि म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है। म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वो एक उस मार्केट के जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो उसको संभालते हैं। ये एक पूल ऑफ मनी है। उस पूल ऑफ मनी को फिर हम यूनिट में डिस्ट्रीब्यूट करके एनएवी के रूप में हम उसका रिटर्न देते हैं लोग। तो ये तो है बेसिक म्यूचुअल फंड को समझना कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है। अब आगे हम लोग जो है वो समझते हैं, जो कि वो पहला वाला जो है ना अपना प्रोडक्ट सीट वाला, वो एक बार शेयर कीजिए ज्योति।
हेलो हेलो। तो 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, हाँ हाँ। तब तक आप कंटिन्यू कीजिए। पहला अपना जो प्रोडक्ट सीट है ना उसको, तो अभी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग मतलब म्यूचुअल फंड को अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग स्कीम्स में कैसे डिवाइड करते हैं, है ना, ताकि हम उसके इन्वेस्टमेंट के तरीकों को समझ पाए। क्योंकि होता क्या है कि म्यूचुअल फंड में जो है वो आपके हर एक तरह के इन्वेस्टमेंट के नीड को वो पूरा करता है। हमारा इन्वेस्टमेंट का नीड क्या क्या हो सकता है? हमारा इन्वेस्टमेंट का नीड पहला हो सकता है कि हम टैक्स पे करना चाहते हैं, या टैक्स टैक्स में कुछ अपना रिबेट लेना चाहते हैं। एक इन्वेस्टमेंट का ये होता है। दूसरा होता है कि जी हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, है ना। तो इस तरह के हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट गोल होते हैं, उसके हिसाब से हम उसको इन्वेस्टमेंट को करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट शीट ओपन करना है। हाँ, प्रोडक्ट मैं करूँ क्या? देखिए अलग अलग हमारा गोल होता है, उसके हिसाब से हम उसको देखें। जैसे हमारे पास ये टैक्स सेविंग सॉल्यूशन होता है, जिसको हम लोग ईएलएसएस कहते हैं, इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स। इसमें सेक्शन 80C में यदि किसी को टैक्स रिबेट चाहिए, तो यदि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो उसको सेक्शन 80C के अंदर टैक्स के अंदर रिबेट मिलेगा। दूसरा हमारा गोल हो सकता है कि हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं लंबे समय में, है ना। वेल्थ कभी भी क्रिएट होगा तो लंबे समय में क्रिएट होगा, छोटे समय में कभी भी वेल्थ क्रिएट नहीं होता है ना। फिर हम कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं, यदि हम कैपिटल को बचा के और धीरे धीरे इनकम चाहते हैं, तो वो भी मतलब तीनों तरह के गोल में हम काम कर सकते हैं। नेक्स्ट। तो देखिए इसमें क्या है कि हाँ, मतलब हमारा देखिए हमारा यदि हम कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं, तो हमारा क्या हो सकता है कि हम कितने टर्म के लिए पैसा लगाएं। यदि हम कैपिटल ग्रोथ चाहते हैं तो कम से कम 5 साल, है ना। कैपिटल छोटे से हमें कभी भी नहीं बनता है। हमारा यदि पैसा हमें जमा करना है और ज्यादा बढ़ाना है, तो 5 साल के नीचे हम नहीं सोचें, तभी हम म्यूचुअल फंड की तरफ मूव करेंगे या इक्विटी फंड की तरफ मूव करेंगे, है ना। इसमें भी दो कैटेगरीज होता है, एक इक्विटी फंड्स होते हैं और दूसरा एक कुछ होते हैं डेट फंड्स। दोनों में अंतर क्या है? इक्विटी जो होता है वो मार्केट में शेयर्स खरीदता है, इक्विटी फंड क्या करता है? मार्केट के शेयर्स को खरीदता है। और डेट फंड्स क्या करता है? डिफरेंट कंपनियां जो है वो मार्केट से लोन उठाती हैं। तो लोन उठाने के लिए जो है म्यूचुअल फंड भी उनको लोन देता है, यानी म्यूचुअल फंड उनको एक तरीके से उधार देता है, जिसपे उनको इंटरेस्ट मिलता है। तो उधार दे के जिसमें इंटरेस्ट कमाया उसको हम डेट फंड्स कहते हैं। और जो इक्विटी है उसमें डायरेक्ट शेयर्स में हम खरीदते हैं, जिसमें कि हम प्रॉफिट एंड लॉस में भी शेयर करते हैं। ठीक है। तो कैपिटल ग्रोथ के लिए हर हमेशा हम इक्विटी फंड की तरफ जाएंगे, और वो 5 साल से कम का समय नहीं होगा। ठीक है ना। अच्छा, उससे भी हम कम थोड़ा सा कम वो रिस्क पे आना चाहते हैं, तो भी 3 से 5 साल के लिए जाएंगे, जिसमें कि हम यदि करंट इनकम चाहते हैं तो, है ना। तो फिर आपका इनकम है आपका मीडियम 3 से 1 साल, और कैपिटल प्रिजर्वेशन है। तो हर एक का हमने देखिए इसमें लिखा हुआ है कि मनी मार्केट में है, लिक्विड फंड में है, और आप इस तरह की चीजों में यदि आप पैसा डालिएगा तो आपको 1 साल से कम के लिए पैसा जमा करना होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कभी कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है। 1 साल के अंदर का यदि किसी के पास पैसा है, सपोज कीजिए कि मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मैं आया आपके पास, मैंने बोला जी मुझे पैसा जमा करना है, तो सबसे पहले मुझे ये समझना पड़ेगा कि भाई वो कितने साल के लिए उसके पास पैसा है, टाइम क्या है उसके पास। यदि 1 साल 2 साल है तो हम उसको डेट फंड के अलावा कुछ नहीं दे सकते, क्योंकि 1 से 2 साल के अंदर आप इक्विटी मार्केट को नहीं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। इक्विटी मार्केट में रिटर्न लेने के लिए मिनिमम 5 इयर्स तो चाहिए ही चाहिए, और यदि उससे ज्यादा हो तो और बेटर है। तो 1 साल 2 साल में यदि कोई आता है तो हम उसको सिर्फ डेट फंड देंगे। क्यों? क्योंकि वहां पे इनकम की सियोरिटी होती है। क्योंकि हमने डेट फंड में क्या होता है कि भाई हमने कंपनी को लोन दिया, और लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, जो कि फिक्स इनकम है, तो फिक्स इनकम मुझे मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट पेज पर। और नीचे आइए, और नीचे आइए। हाँ बस बस इसके ये ऊपर टैक्स सेविंग वाला दिखा। हाँ।
अभी देखिए ये जो है, जैसे ये कुछ फंड्स के नाम है ना, इसको हम लोग कहते हैं ये ELSS स्कीम्स होते हैं। ये आप लोगों को भी दिया जाएगा, इसको हम लोग प्रोडक्ट सीट कहते हैं। प्रोडक्ट सीट के अंदर क्या है कि भाई ये ELSS स्कीम के अंदर यदि आप पैसा लगाइएगा तो आपको सेक्शन 80C के अंदर रिबेट मिलेगा, जैसे कि आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड है ना, 96 फंड। तो इसमें क्या है कि आप इसका देखिएगा कि रिटर्न जो है 3 साल में 11% का है, पिछले 5 साल में 8.7% का है, और CAGR होता है जो कि कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट होता है CAGR सिंस लॉन्च। ये जब से लॉन्च हुआ तब से आज तक यदि देखा जाए, और ये लॉन्च करीब करीब हुआ तब मुझे लगता है 96 के आसपास में। तो अभी 24-25 साल के हिस्ट्री में इसने जो रिटर्न दिया है वो 23.66% ईयर ऑन ईयर दिया है कंपाउंडेड, जो कि यूज है, मतलब बहुत बड़ा रिटर्न है ना। मायरे एसेट टैक्स सेवर फंड है, ये 15 दिसंबर को लॉन्च हुआ था, है ना। अभी तक इसने 16% का रिटर्न दिया हुआ है। DSP टैक्स सेवर फंड है। तो इस तरीके से आप जब किसी क्लाइंट के पास जाएंगे तो आपने ये दिखाना कि आपका काम क्या है, कि जो वो बोलेगा मुझे टैक्स सेविंग के लिए चाहिए, तो टैक्स सेविंग के लिए जी ये सब फंड है जो कि हम रिकमेंडेट करते हैं, आप इसमें पैसा लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या बोला था, टैक्स सेविंग के बाद हमारा दूसरा जो होता है, हम वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं अपने लिए, है ना। तो वेल्थ हम यदि क्रिएट करना चाहते हैं तो हमारा थोड़ा सा टाइमिंग ज्यादा होगा, है ना। अच्छा, एक चीज और मैं बता दूं, ELSS जो है टैक्स सेविंग जो है उसमें 3 साल का लॉक इन होता है, यानी आप 3 साल से पहले पैसा नहीं निकाल सकते, 3 साल के बाद ही आप पैसा निकाल सकते हैं ना। लेकिन वेल्थ क्रिएशन के अंदर जितनी भी फंड है इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं है, इसमें आप कभी भी खरीद सकते हैं और आप इसमें से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं, यानी कि इसमें लिक्विडिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है। तो वेल्थ क्रिएशन हम करेंगे तो उसके लिए हमें डायरेक्ट इक्विटी में जाना पड़ेगा, जहां पर कि कोई लॉक इन पीरियड ना हो। ठीक है। तो इसमें जो फंड्स है, जैसे कि हम ब्लू चिप कैटेगरी कहते हैं, नीचे आ जाएगा थोड़ा, और नीचे आइए, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, ये सारे फंड्स हैं, हम उसके बारे में डिटेल में आएंगे अभी। हाँ बस, बस। ये लार्ज कैप इक्विटी ग्रोथ फंड है ना। लार्ज कैप इक्विटी ग्रोथ फंड, इससे क्या मतलब हुआ कि इसमें क्या है, इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि सपोज कीजिए कि हमने लिखा आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, ये एक लार्ज कैप इक्विटी ग्रोथ फंड है। थोड़ा सा आप लोगों को अभी लग रहा होगा फर्स्ट टाइम ये लार्ज कैप इक्विटी ग्रोथ ये क्या होता है ना। तो लार्ज कैप मतलब ये हो गया कि जी जिस वो कंपनियां जो बड़ी हैं और एस्टेब्लिश्ड कंपनियां हैं, जैसे रिलायंस है, NTPC है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है, ऐसी बड़ी कंपनियां जो एस्टेब्लिश्ड हैं और उनका कैपिटलाइजेशन ह्यूज है, बड़ा है ना, और वो बड़े लेवल पे काम करती है। तो जनरली उनका रिटर्न जो होता है बहुत ही स्टेबल रिटर्न होता है हर एक साल, है ना, स्टेबल रिटर्न उसमें आता है। तो इसके अंदर क्या है कि भाई आदित्य बिरला सन लाइफ फ्रंटलाइन इक्विटी फंड, या इसके अंदर और हमने HDFC टॉप 100 फंड हमने लिखा है, SBI ब्लू चिप फंड लिखा है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप की कंपनियां हैं और कोई एक ही कंपनी नहीं है, डिफरेंट सेक्टर के हर एक सेक्टर से भी लीडर की कंपनियां हैं, है ना। जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उसमें भी लीडर की है, कंजम्पशन कंपनी उसमें भी लीडर की है, बैंकिंग में लीडर की कंपनियां हैं, यानी कि हर एक सेक्टर में जो है वो लीडिंग कंपनियों का पोर्टफोलियो है इसके अंदर। ठीक है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल माना जाता है क्योंकि इसमें बड़ी कंपनी है तो इनके रिटर्न में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को लंबे समय में नहीं मिलेगा, है ना। छोटे समय में आप कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इक्विटी मार्केट बहुत ही सेंसिबल होता है, वो किसी भी न्यूज से ऊपर या नीचे जाता है, लेकिन लंबे समय में ये काफी स्टेबल रिटर्न देगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या है, ये डाइवर्सिफाइड होता है, वेल डाइवर्सिफाइड है ये, कम से कम 100 कंपनियों में आपका पैसा लगा हुआ है, 100 बड़े बड़े कंपनियों में और डिफरेंट सेक्टर के कंपनियों में। तो कोई एक सेक्टर में प्रॉब्लम आता है या किसी एक कंपनी में प्रॉब्लम आता है, उससे आपके पूरे पोर्टफोलियो में, पूरे रिटर्न में कोई दिक्कत नहीं आएगा, है ना। तो इस तरह के कैटेगरी को, इस तरह के स्कीम को हम लोग लार्ज कैप इक्विटी ग्रोथ स्कीम्स कहते हैं। आ जाए। अब इससे भी थोड़ा सा हम लोग और आगे आना चाहते हैं कि भाई थोड़ा और मतलब ज्यादा देखना चाहते हैं, थोड़ा एग्रेसिव रिटर्न के लिए, है ना। मैंने अभी बोला था कि लार्ज कैप में क्या है कि थोड़ा बैलेंस, मतलब एक स्टेबल रिटर्न होता है, लेकिन यदि मुझे एक एग्रेसिव रिटर्न चाहिए तो उसके लिए हमें अपना कैटेगरी चेंज करना पड़ेगा और थोड़ा सा टाइम भी इसमें हर हमेशा ध्यान में रखेंगे। जब कभी भी हम लोग मिड कैप, स्मॉल कैप में जाएंगे तो 8-10 साल से नीचे की बात नहीं करेंगे, है ना। यदि यदि लार्ज कैप है तो हम 5 साल की बात करेंगे मिनिमम, लेकिन यदि मिड कैप या स्मॉल कैप है तो 8 से 10 साल कम से कम उसकी बात करेंगे। क्यों? क्योंकि मिड कैप जो कंपनियां होती है उनको ग्रो करने में समय लगता है थोड़ा ज्यादा,
आप एक स्टेबल कंपनी में पैसा लगाना है जो ऑलरेडी अर्निंग है। एक मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनी है, वो भी पूरे तरीके से स्टेबल नहीं है, लेकिन फिर भी उसके उसके इनकम में फ्लक्चुएशन है, तो हमें उसको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ेगा अच्छे रिटर्न के लिए, है ना। तो जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं कि सुंदरम मिड कैप फंड्स है, डीएसपी मिड कैप फंड है, एक्सेस मिड कैप फंड है। तो हमें हमें क्या करना है भाई, जब जैसे यदि कोई आदमी मिड कैप पे आता है तो हम बोलेंगे जी इसमें कम से कम 10 साल के लिए आप इन्वेस्ट करें, है ना। तभी आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा, और सामने उसका सबका रिटर्न लिखा हुआ है। आप देखते होंगे कि ये जीआर जो है लगभग जो है वो मतलब 17-18% से लेकर के 20-22% के बीच का रिटर्न होता है। यदि हम मीन भी ले ले तो 18% का रिटर्न जो है वो यदि ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट हमें मिलता रहे तो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है, जो कि हम अभी आने वाले समय में समझेंगे। नीचे आइए। एक एग्रेसिव इक्विटी ग्रोथ फंड है, इसमें भी स्मॉल कैप है, जैसे एसबीआई स्मॉल कैप है, डीएसपी है, ये स्मॉल कैप है, मिड कैप से भी छोटा कंपनी है ना। तो आपने देखा होगा कि इसमें क्या है कि म्यूचुअल फंड में आप जिस तरह का स्कीम सेलेक्ट करेंगे, आपका रिटर्न और रिटर्न के अंदर टाइमिंग, उसको समझना, टेक्निकलिटी को समझना, वो सबके स्कीम्स का अलग अलग हो गए है ना। और उसी के हिसाब से हम उनके गोल को जोड़ पाएंगे। अब सपोज कीजिए कि कोई बिल्कुल ही स्टार्टिंग में है और जिसके पास 25 साल 30 साल है, तो थोड़ा बहुत वो मिड कैप और स्मॉल कैप भी ले सकता है। मान लीजिए 25 साल का एक लड़का है, वो कमा रहा है और वो 60 साल तक कमाएगा, उसके पास 35 ईयर्स है लाइफ में पैसा जमा करने के लिए। तो वो ही कैन टेक रिस्क, वो अपना पैसा को है मिड कैप स्मॉल कैप्स की तरफ लेके जा सकता है। लेकिन एक 50 साल का बंदा है, वो 55 साल या 60 साल में जाकर के रिटायर्ड हो जाएगा, तो उसके लिए एडवाइजेबल होता है कि वो ज्यादा जो है वो एक स्टेबल रिटर्न की तरफ रहे, तो वो लार्ज कैप में ही बना रहे। तो इस तरीके से हम हर एक आदमी का उसके गोल के हिसाब से, उसके जरूरत के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से हम उसके उसके गोल को, उसके वेल्थ को हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। नीचे नीचे ये जो अच्छा, इसका बाद है क्या, डाइवर्सिफाइड इक्विटी ग्रोथ फंड। इसका मतलब है, इसमें क्या है कि ये थोड़ा डाइवर्सिफाइड है, इसमें मतलब मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है और लार्ज कैप भी है, तीनों है। लेकिन बेसिकली इसमें ज्यादा लार्ज कैप होता है, 60-70% लार्ज कैप्स होते हैं, 30-40% में मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स होते हैं। जैसे आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी फंड है, मायरे एसेट है, अब कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड है, ये मल्टी कैप होते हैं जनरली, यानी कि इसमें तीनों तरह के फंड्स होते हैं। बेसिकली इसमें जो 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 ज्यादा होता है वो लार्ज कैप होता है, उसके बाद स्मॉल कैप और मिड कैप भी होते हैं, ताकि रिटर्न को हम थोड़ा ज्यादा लेकर के जा पाए। अब आपने इस समय देखा होगा कि रिटर्न जो है सिंस इंसेप्शन आदित्य बिरला सन लाइफ इक्विटी 22%, मायरे एसेट 16%, 11 से स्टार्ट है ना, 9 से स्टार्ट है कोटक स्टैंडर्ड 13%, एचडीएफसी इक्विटी 18%, यानी कि हम कहीं 15 से 20% के बीच में हम लोग रिटर्न लेकर के आ सकते हैं, मतलब यदि वो लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहे तो। अगले स्लाइड पर, डाइवर्सिफाइड इक्विटी ग्रोथ फंड, ये भी उसी तरह का है। आगे ये, हाँ, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड देखिए क्या होता है, हाइब्रिड या बैलेंस फंड हम लोग कहते हैं, हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड। इसमें जो 65% इक्विटी होती है और 35% डेट होता है, यानी कि 65% का तो वो शेयर्स खरीदता है, 35% वो डेट डेट फंड्स खरीदते हैं, जिसमें कि फिक्स रिटर्न आता है। ये जनरली थोड़ा सा जो स्टेबल रिटर्न चाहता है, ये सबसे सेफ है, मतलब लार्ज कैप से भी ये सेफ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो 65% है वो सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप शेयर्स हैं, और 35% तो जिस ऐसे ऐसे चीजों में पैसा डाला गया जहां से कि फिक्स रिटर्न आना ही आना है, उसको हम लोग कहते हैं डेट फंड्स, है ना। जो कंपनियां, डिफरेंट कंपनियां जो 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 पैसा लेती हैं, उसके ऊपर वो एक फिक्स रिटर्न देती है। वो शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म के लिए कुछ पैसा लेती हैं, वो अपने लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, उसके ऊपर वो एक फिक्स इंटरेस्ट देती है म्यूचुअल फंड। तो उस तरह के फंड में 35% का पैसा है रहता है और 65% जो है वो इक्विटी में, इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस या हाइब्रिड फंड कहते हैं, है ना, जिसमें कि इक्विटी भी है और डेट भी है। तो आप इसका भी रिटर्न देखिएगा तो मतलब वो थोड़ा सा इक्विटी से 1-2% नीचे रहेगा, लेकिन लंबे समय में ये भी अच्छा रिटर्न है। आगे चलिए, ये सेम है, वही बैलेंस फंड ही है। आगे 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 और आगे
हाँ, अब जैसे ये फोकस ग्रोथ फंड है, ये क्या है कि ये अभी तक मैंने बोला था कि देखिए डाइवर्सिफिकेशन उन सब में ज्यादा है, यानी 100 कंपनियों में। अब जो फोकस फंड होता है वो 20 या 25 इक्विटी फंड्स में ध्यान रखता है वो, यानी 20 से 25 कंपनियों का ही शेयर्स वो खरीदेगा, उससे ज्यादा नहीं। और वो अपने टॉप जो लीडर्स कंपनी होते हैं उसी पर वो पैसा लगाएगा। जैसे कि एक्सेस फोकस 25 फंड, इसमें सिर्फ 25 कंपनियां ही हैं, आपका डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ 25। तो ये कभी कभी क्या होता है प्रॉब्लम, लंबे समय में आप ओवर डाइवर्सिफाइड हो जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इस तरह के फंड में भी जा सकते हैं जो कि थोड़ा फोकस्ड होता है ना। इसमें नंबर ऑफ कंपनी जो है वो 20 25 30 उससे ज्यादा नहीं। आगे चलिए, आगे चलिए, आगे 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 और आगे। हाँ, अब देखिए, अब हम लोग एक डेट फंड समझ लेते हैं थोड़ा सा। डेट फंड्स वो है जो मैंने अभी तक बोला था कि डेट फंड क्या है कि मान लीजिए कंपनी को 3 महीने, साल भर, 6 महीने, 2 साल के लिए कुछ पैसा का जरूरत पड़ता है, तो वो मार्केट से उधार लेता है, कर्ज लेता है। तो म्यूचुअल फंड भी एक कर्ज देता है। कर्ज कंपनी कहाँ से ले सकती है? वो बैंक से लेती है, वो गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम से कर्ज लेती है, वो दूसरे इंडिविजुअल से भी ले सकती है, और वैसे ही म्यूचुअल फंड भी उनको कर्ज देता है। कर्ज के ऊपर वो एक फिक्स इंटरेस्ट देता है। ये अलग अलग तरह का हो सकता है, जैसे कि इसमें आप क्या है कि आपका इसमें कैपिटल आपका सिक्योर होता है ना, लिक्विडिटी इसमें मेंटेन होता है। अब और इसका इनकम भी लगभग, लेकिन क्या है कि चूंकि ये डेट फंड है तो इसका रिटर्न इक्विटी की तरह नहीं होगा कि 20% रिटर्न आ रहा है। इसमें रिटर्न जो आएगा वो आपका 7-8% का ही रिटर्न आएगा, किसी किसी केस में 9% तक का भी रिटर्न आता है, उससे ज्यादा का नहीं आता है। इसमें एक चीज सिर्फ ध्यान में रखना रहता है, जो हम लोग रखते हैं कि ये म्यूचुअल फंड किसको लोन दे सकती है? तो जो कंपनियां लिस्टेड हैं सेबी की तरफ से, कि इसी को वो लोन दे सकती है, यानी कि जिसका क्रेडिट रेटिंग आता है। क्रेडिट रेटिंग क्या होता है? वो उस कंपनी के हेल्थ को बताता है। क्रेडिट रेटिंग कैसे होता है कि ट्रिपल ए, डबल ए प्लस, बी सी डी, ये सब क्या है? क्रेडिट रेटिंग है। तो सबसे अच्छा माना जाता है कि भाई ट्रिपल ए या ट्रिपल ए प्लस जो कंपनियां होती हैं उसको हम अच्छा मानते हैं। अच्छा इन द सेंस कि उनको यदि हमने कर्ज दिया तो वहां पे हमारा पैसा या उस कंपनी के डूबने का या हमारे पैसे को डूबने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि वो अच्छी बड़ी कंपनी है ना। उसका क्रेडिट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, उसके पास लिक्विडिटी मेंटेन है, वो हर एक महीना जो 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 भी उसने डेट का पेपर्स लिया उसके ऊपर वो इंटरेस्ट पे कर सकता है। तो इस तरह के फंड को हम लोग जनरली हम लोग ट्रिपल ए कहते हैं या डबल ए कहते हैं। हम जो यहाँ पर हम लोग जो एडवाइस करते हैं जनरली इसी तरह के पेपर्स को एडवाइस करते हैं जो कि डबल ए या ट्रिपल ए रेटिंग की कंपनियां हों। तो अब जो अच्छी कंपनी होगी तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट भी कम देता है, तो इसीलिए 7.5-8% तक। यदि हम नीचे के पेपर में चले जाएंगे जो कि डी या सी कैटेगरी के कंपनी होती है, वो थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न आपको ज्यादा देगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई मेरी रेटिंग उतनी अच्छी नहीं है, तो भाई मुझे क्यों कोई कर्ज देगा। कर्ज वो तभी देगा जब मैं उसको रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा दूंगा, इंटरेस्ट ज्यादा दूंगा, है ना। तो वैसे, लेकिन हम वैसी कंपनियों से जनरली बचना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे आपका क्रेडिट रिस्क होता है। क्रेडिट रिस्क यानी कि आपके पैसे के डूबने का खतरा होता है। आगे डेट और नीचे आ जाइए, है ना। तो इसमें इसमें पहला देखिए स्कीम्स क्या है। इसमें एक लिक्विड फंड है। अब इसमें हर हमेशा जो इसका स्कीम होता है ना, वो देखा जाता है कि भाई कर्ज कितने दिनों के लिए दिया जा रहा है। डेट फंड्स जो है वो पेपर्स खरीदते हैं वो लोग। तो ये जो ट्रेजरी बिल है या गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिल है, इसका ड्यूरेशन कितना है, यानी कि उसका उसको पेमेंट को रीपेमेंट करने का कितना टाइम है। यानी कि रीपेमेंट से क्या मतलब है कि एक कंपनी ने एक पेपर इशू किया कि भाई मुझको यहाँ पे 1 लाख करोड़ रुपया चाहिए, और ये 1 लाख करोड़ रुपया मैं 3 महीने के बाद वापस कर दूंगा। उसको उसने डिफरेंट पेपर्स में बांट दिया, है ना। तो लोग उसको खरीदते हैं जाकर के, और उनको पता है कि भाई 3 महीने तक का ये इंटरेस्ट देगा और 3 महीने का ये पैसा मुझे वापस कर देगा। तो लिक्विड फंड उसको कहते हैं जनरली जिसमें कि ड्यूरेशन बहुत ही कम होता है। ड्यूरेशन ऑफ लोन यानी 1 से 3 महीने का, 1 से 6 महीने का। इसका मतलब ये नहीं कि आपको 3 महीने का ही पैसा लगाना है। आप लगाइए पैसा 5 साल, 10 साल, 1 साल, 2 साल, 3 साल, लेकिन उसके अंदर जो पेपर्स होते हैं वो 3 महीने के अंदर ही वो रोटेट होते रहते हैं। फिर 3 महीने के बाद फिर वो नया पेपर खरीदेगा, फिर अगले 3 महीने के बाद फिर से वो नया पेपर खरीदेगा। 1 महीने का भी पेपर है तो 1 महीना कंप्लीट होने के बाद फिर वो नया पेपर खरीदेगा, और इस तरीके से उसका उसका रिटर्न बढ़ता जाएगा। तो इसमें आप रिटर्न देख रहे होंगे कि 7%, 8% का ही रिटर्न है ना। और इस लिक्विड फंड में जनरली जो है वो रेट का फ्लक्चुएशन कम होता है, आपको आपको रिटर्न आएगा ही आएगा।
ये किसके कंपैरिजन में हम लोग इन सब में इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं? इसको हम लोग एफडी के कंपैरिजन में हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। क्योंकि एफडी में क्या होता है कि भाई वहां पर भी आपने पैसा दिया 5 से 6% हमें मिलता है, यहाँ पर भी हमें मिलता है आपका 7 से 8%, यानी कि 1.5 से 2% हमें ज्यादा मिल सकता है डेट फंड के में एफडी से। पहला बात। दूसरा बात, ये टैक्स के हिसाब से भी ये बेटर है। टैक्स एफडी में जो है वो टैक्स आपको तुरंत काट के देता है, वो 30% का टैक्स काट ही लेगा। यहाँ पर आपका टैक्स नहीं कटता है। यदि आप 3 साल तक इन्वेस्टेड है तो आपका टैक्स जो है वो, आप किसी भी स्लैब में है, आपको 5-6% से ज्यादा टैक्स नहीं जाएगा यदि आप 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तो। नीचे आ जाइए और नीचे। अब देखिए अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड है, तो इस सब में आप देखिएगा ना कि ड्यूरेशन का अंतर है। हम कह रहे थे वहां पर कि भाई 1 से 3 महीने का, यहाँ पे 3 से 6 महीने का होता है अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, है ना। इसका भी रिटर्न आप देखिए वही 8% के आसपास ही है, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल शॉर्ट टर्म प्लान, है ना। अच्छा, इसमें जो है वो एग्जिट लोड भी हमने लिखा हुआ है। एंट्री और एग्जिट लोड आप लोग को मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं। म्यूचुअल फंड में एंट्री लोड कुछ भी नहीं होता है, मतलब आप जब खरीदेंगे तो आपको, आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। लेकिन आप यदि एग्जिट करते हैं तो जितने भी इक्विटी फंड है उसमें 1 साल से पहले यदि आप एग्जिट करते हैं तो आपको उसका एग्जिट लोड देना पड़ता है 1% का। और यदि आप डेट फंड में है तो डेट फंड में तो अलग अलग, जैसे कि हमने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में लिख दिया है यहाँ पे कि विद इन 7 डेज आपको 0.25% देना पड़ेगा यदि 7 दिन के अंदर ही आप, और 7 दिन के बाद कोई चार्ज नहीं है। इक्विटी फंड में 1 साल से पहले लगता है, 1 साल के बाद कोई चार्ज नहीं लगता है ना। तो डेट फंड में जैसे कि डीएसपी शॉर्ट टर्म फंड में आप आज खरीद के कल बेचिए, आपको ना तो एंट्री लोड है, ना एंट्री लोड तो है ही नहीं, कहीं पे भी एग्जिट लोड भी नहीं, है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें मतलब इन्वेस्टमेंट के बारे में देखते हैं। और नीचे आ जाइए। हाँ, ये अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड, इसका भी ड्यूरेशन जो है उसी पे थोड़ा बहुत अंतर है, मोर देन 6 मंथ का है। आप देखेंगे इसमें 8%। क्यों मोर देन 6 मंथ का मतलब क्या है कि भाई 6 मंथ से ऊपर के पेपर इस पे ज्यादा है ना। ये नीचे अलग अलग कैटेगरी बना हुआ है और उसके ड्यूरेशन के हिसाब से। अच्छा हाँ, ये एक चीज देखिए, गिल्ड फंड। अब गिल्ड फंड क्या होता है? देखिए, लोन जो है वो 2 तरह की कंपनियों को दिया जाता है, 2 तरह के लोगों को म्यूचुअल फंड देती है। एक तो उसको देती है जो भाई कॉर्पोरेट है ना, जो प्राइवेट कंपनियां हैं उसको लोन देती है। और एक वो सरकार को भी लोन देती है। सरकार को कैसे लोन देती है? तो स्टेट गवर्नमेंट के बॉन्ड को खरीद के, आरबीआई के बॉन्ड को खरीद करके, है ना। तो इस तरह में अब सरकार के बॉन्ड को खरीदने में, जैसे आरबीआई का बॉन्ड खरीदिए, आरबीआई का पेपर बिकता है मार्केट में 8% का, 10% का। अभी आरबीआई के जितने भी बॉन्ड्स हैं उसमें मैक्सिमम 8% के आसपास का यील्ड है। लेकिन इसमें आप लंबे समय में देखिएगा तो ये 9 से 10% का भी रिटर्न दे देता है। तो जैसे एचडीएफसी गिल्ड फंड है, इसमें 100% गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीदी हुई है, इसमें कोई भी प्राइवेट कॉर्पोरेट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्रेडिट रिस्क जीरो है। क्योंकि आरबीआई के बॉन्ड यदि आप खरीदते हैं या किसी स्टेट गवर्नमेंट का बॉन्ड खरीदते हैं तो उस पैसे के डूबने का खतरा जीरो होता है ना। तो एचडीएफसी गिल्ड फंड है, एसबीआई मैग्नम गिल्ड फंड है, तो ये उनके लिए जो कि बिल्कुल ही अपना लंबे समय में ज्यादा क्रेडिट रिस्क नहीं लेना चाहते, लंबे समय तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं, उनके लिए गिल्ड फंड बहुत ही अच्छा है। इसको शॉर्ट टर्म में मत लीजिएगा कि 1 साल के अंदर वालों को मत दीजिएगा। लेकिन कोई 5 साल, जैसे हमने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन लिखा हुआ है, मोर देन 5 ईयर, मोर देन 5 ईयर, 5 साल या उसके एबव के लिए कोई जाना चाहते हैं तो उनके लिए गिल्ड फंड अच्छा ऑप्शन है। गिल्ड फंड जो होते हैं उसमें 100% गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है। नीचे उसी तरीके से एक्रूअल फंड है। इसमें भी ये एक क्रेडिट रिस्क फंड होता है। जनरली क्रेडिट रिस्क फंड बेचने से पहले लोगों को समझा देना चाहिए कि इसमें पेपर तो जो क्रेडिट होता है वो थोड़ा सा रिस्की होता है, लेकिन इसमें रिटर्न थोड़ा ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि भाई जिसका जिसका रेटिंग नीचे है वो रिटर्न आपको ज्यादा देगा, है ना। इसमें पेपर जो होते हैं वो कम रेटिंग वाले होते हैं, लेकिन इसका रिटर्न थोड़ा 1.5-2% ज्यादा आपको मिलेगा। आगे और इनकम फंड जो है ये बेसिकली एक मिक्स प्रोडक्ट होता है। इसमें करीब 30% इक्विटी होती है और 70% डेट फंड्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये हमारा एक प्रोडक्ट सीट है जो कि आपको दिया जाएगा, आप इसको एक बार पढ़िएगा और फिर इसको आप समझने का कोशिश कीजिएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन आए तो हम लोग उस पर बात कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा वाला वो ज्योति, इसको हटा दीजिए, दूसरा वाला। कंसोलिडेटेड ऑफर शॉर्ट लिस्ट।
ओके मैं कर रहा हूँ। हाँ हो गया, रहने दीजिए, रहने दीजिए, मैंने कर लिया है। हाँ, ये देखिए, हम लोग हर एक मतलब मंथ में प्रोडक्ट शीट अपडेट करके आपको देंगे, जिसमें कि सारे स्कीम्स का नाम लिखा रहेगा, उस पे उसके उस वो क्यों हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो लिखा रहेगा। लॉन्ग टर्म एसेट ग्रोथ करने के लिए हमें इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और लंबे समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। विल पुट सम लाइट ऑन पास्ट इवेंट बाय द मार्केट। हम इसमें ये भी हम दिखा रहे हैं कि भाई मार्केट कैसे बड़े बड़े इवेंट्स को भी झेलने के बाद वो हर हमेशा बढ़ती है, यानी कि ग्रोथ जो है एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बीच में हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कि अभी कोरोना का प्रॉब्लम है तो बाजार थोड़ा सा गिर गया है, लेकिन फिर वो रिकवर कर जाएगा। ऐसे बहुत सारे समय ऐसे रहे हैं जबकि बाजार गिरा है। जैसे आप आपके सामने ये चार्ट है, इसमें आप देखिएगा कि बहुत बार, जैसे कि एक बार आप 94 में देखिए बाजार गिरा था, है ना, करीब करीब 20% 25% वहां पर गिर गया था। 2008 में तो 40% से भी ज्यादा बाजार नीचे आ गया था, है ना, लेकिन फिर से बाजार रिकवर किया। तो अलग अलग इवेंट है, इस इवेंट में आप देखिए कि बाजार गिरने के बाद फिर से वो संभलती है और फिर से वो ऊपर जाती है। ये आपका 91 से लेकर के आज हम लोग 2020 में है, तब तक का ये चार्ट है सेंसेक्स का, है ना। तो बाजार जितना घटती है तो फिर से वापस बढ़ती है। अभी कोरोना के इम्पैक्ट के कारण से बाजार गिरा हुआ है, लेकिन फिर से ये बाजार रिकवर करेगा खुद, है ना। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लंबे समय में ही आपको आप अपना वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए हम जब कभी भी इक्विटी मार्केट की बात करेंगे तो 5 साल से नीचे की बात नहीं करेंगे। 10 years एंड एबव हो तो सबसे बेस्ट है ना। अब देखिए ईएलएसएस कैटेगरी में वही बात, ईएलएसएस अभी मैंने बोला था कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स होती हैं। ईएलएसएस का मतलब इसमें आप मायरे एसेट टैक्स सेवर्स दे सकते हैं, एक्सेस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड दे सकते हैं, डीएसपी टैक्स सेवर फंड दे सकते हैं। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, एटीसी के अंदर आपको आपको टैक्स में रिबेट मिल जाएगा, है ना। और कैपिटल गेन जो है वो 3 साल क्योंकि लॉक इन होता है, और इसमें आपको टैक्स जो जो इनकम आएगा उसमें प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1 लाख तक जो होता है ये टैक्स फ्री होता है। इसका इनकम 1 लाख तक टैक्स फ्री होता है, और 1 लाख के ऊपर जो भी इनकम आएगा उस पर आपको सिर्फ 10% का ही टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स के लिए हम लोग अलग से एक बार बात करेंगे उस पर, ठीक है। कैपिटल गेन जो है वो भी इसमें परफॉर्मेंस इज मच बेटर देन अदर टैक्स सेविंग स्कीम्स अंडर सेक्शन 80C, है ना। क्योंकि इसमें क्या होता है कि 3 साल के लिए लॉक इन है, तो क्या है कि फंड मैनेजर को पता है कि मेरे पास ये पैसा 3 साल के लिए है, तो अच्छे से काम कर पाता है, ठीक है। फिर आ जाइए फॉर टैक्स बेनिफिट, आप 1.5 लाख तक का इसमें इसमें आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं। 1.5 लाख तक का इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, है ना। फिर मल्टी कैप कैटेगरी में आ जाइए। मल्टी कैप कैटेगरी में एक्सेस म्यूचुअल, एक्सेस मल्टी कैप है। वैसे बहुत सारे मल्टी कैप फंड्स होंगे, सारे म्यूचुअल फंड के अपने अपने मल्टी कैप फंड्स होंगे, लेकिन ये हमने सेलेक्ट किया है, हमारा रिसर्च टीम हमें निकाल करके देता है कि भाई कौन सा फंड अभी अच्छा है जिसको कि हमें मार्केट में देना चाहिए लोगों को, जिसका परफॉर्मेंस अच्छा है उसको लेकर के, है ना। अच्छा, सेक्टोरियल बैंकिंग कैटेगरी है। अभी बैंकिंग कैटेगरी में यदि कोई जाना चाहता है, लेकिन ये सेक्टोरियल फंड है, तो सेक्टोरियल फंड से थोड़ा सा बचना चाहिए। लेकिन यदि मान लीजिए कोई कहता है, यदि कोई क्लाइंट है जो बहुत ज्यादा खुद को बुलिश समझ रहा है कि मैं बैंकिंग सेक्टर में काफी खुद को देखना देखना चाहता हूँ, तो वो इस तरह के फंड्स को ले सकता है। और हम लोग इसमें जो है इसका ट्रैक रिकॉर्ड सब भी हम रेफर कर सकते हैं म्यूचुअल फंड का अपने क्लाइंट के पास, है ना, कि किस तरीके से लंबे समय में इक्विटी मार्केट जो है एक फिनोमिनल रिटर्न देता है ना। और हम लंबे समय तक यदि इन्वेस्टेड रहें तो हम किस तरीके से अपने 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 फंड्स को अच्छा बना सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पे हमने म्यूचुअल फंड कंपैरिजन विद एसेट क्लास, अलग अलग एसेट क्लास का हम यदि देखते हैं, जैसे हमने एक फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड्स लिया है, उसको हमने एक कंपैरिजन में दिखाया है कि भाई कैसे वो सेंसेक्स के साथ उसका क्या रिटर्न का कंपैरिजन रहा है, या फिक्स डिपॉजिट या गोल्ड के साथ। तो हमने सबका एक सेम डेट लिया है इन्वेस्टमेंट का, और एंड डेट भी हमने सेम लिया है ना। ये जनवरी 17 तक में हम खत्म कर रहे हैं, और हमने स्टार्ट किया था इन्वेस्टमेंट 1996 में जनवरी में, है ना। और ये इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो 1 लाख रुपया हर एक में रखा है हमने। तो आप देखिए करंट वैल्यू जो है वो फ्रैंकलिन ब्लू चिप फंड में 21% ईयर ऑन ईयर कंपाउंडेड ग्रोथ हुआ है, जो कि अभी आपका 1 लाख रुपया बढ़ के हो जाता है करीब 56 लाख रुपए का, 56 लाख का, है ना। S&P BSE सेंसेक्स, यदि हम सिर्फ सेंसेक्स के ऊपर बात करें तो भी वो 10 से 11% पे एनुअल ग्रोथ किया है, और ये करीब 8.5 लाख रुपए का रिटर्न बनता है। और यही पैसा यदि हमने फिक्स डिपॉजिट में डाला होता तो 1 लाख जो है वो बनता है 4,76,000 रुपया, और गोल्ड जो है उसमें हमने डाला होता तो बनता है 5,67,000 रुपए। तो इस तरीके से आप देखिए कि हम जनरली लोग एफडी में पैसा डालते हैं, तो उनका पैसा जो है आने वाले समय में जो ये 4.5 लाख रुपया है, वो वहां से बढ़ के हम लोग कहाँ तक उनको लेकर के जा सकते हैं, 56 लाख रुपए या 60 लाख रुपए। यानी कि हम इतना बड़ा गैप उनके लाइफ में, इतना बड़ा मतलब रिटर्न उनके लाइफ में हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, उनके वेल्थ को हम लोग बढ़ा सकते हैं। तो जब कभी भी लंबे समय का बात आए तो इक्विटी सबसे अच्छा एसेट क्लास माना जाता है। और ये लाइव एग्जांपल है, मतलब हमने जो बताया ये लाइव और एक्चुअल एग्जांपल है ना। अब इसमें आप देखिएगा कि भाई फिक्स डिपॉजिट वर्सेस सेंसेक्स में होता क्या है कि देखिए इन्वेस्टमेंट में सिर्फ हमारा पैसा जो है उसके साथ साथ हमको उसमें इन्फ्लेशन भी एडजस्ट करना चाहिए। आज के डेट में इन्फ्लेशन करीब 6 से 7% का है ना। तो उससे क्या होता है कि पैसे का वैल्यू घटता चला जाता है। अब जैसे कि हम देखेंगे इस चार्ट में, यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई हमने 1 रुपए का जो वैल्यू है, जो 1980 में जो 1 रुपए का वैल्यू था, वो आज जो है वो 7 पैसे का वैल्यू रह गया। यानी 1980 का 1 रुपया आज का 7 पैसा है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि वो पैसे का वैल्यू घटता जाता है। क्यों घटता है? क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन महंगाई दर बढ़ रहा है, तो उसको भी हमें एडजस्ट करना चाहिए। तो हमने इस चार्ट में बताया है कि किस तरीके से आप एफडी में पैसा जब डालते हैं, उसमें जब इन्फ्लेशन रेट भी आप एडजस्ट करते हैं तो क्या पैसा ग्रोथ होता है। जैसे कि 1 लाख रुपया इन्फ्लेशन रेट एडजस्ट करने के बाद भी 1,02,400 रुपया ही बन पाते हैं, समझिए। 1980 में कोई एक लाख रुपए इन्वेस्ट करता है, और आज 2012 में आकर के भी उसका पैसा सिर्फ 1,02,400 रुपया ही बन पाता है इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद। यानी कि इतने दिनों तक इन्वेस्टेड रहा, उसको पैसा कितना बना, सिर्फ 2,000 रुपए है उसका, ज्यादा बनता है। लेकिन वही हम यदि हम उसको इक्विटी की तरफ लेकर के जाएं तो करीब 11-12 लाख रुपया बनता है एडजस्ट करने के बाद, है ना। तो ये डिफरेंस है कि हम कैसे इन्फ्लेशन को मार्केट में बीट करें, है ना। अदरवाइज हमारा पैसा कभी भी ग्रोथ नहीं करेगा। एफडी या दूसरे तरह के प्रोडक्ट में हमारा पैसा ग्रो नहीं कर रहा होता है, बल्कि वो डी ग्रोथ हो रहा होता है। अभी तो डी ग्रोथ ही है, इन्फ्लेशन 6 से 7% पे है, और एफडी जो है वो 5% पे आ गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरने के कारण से। तो एक्चुअली में आपका पैसा क्या हो रहा है, डी वैल्यूड हो रहा है। तो वो चीज भी हमें लोगों को समझाना पड़ेगा, ठीक है। अब समझिए कि इन्वेस्टिंग इन स्टॉक वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड। हम डायरेक्ट भी तो कहेंगे ठीक है इक्विटी मार्केट इतना अच्छा है तो मैं खुद डायरेक्ट जाके एक डीमेट अकाउंट खोल लेता हूँ और इक्विटी में जाके शेयर खरीद लेता हूँ। लेकिन वो पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं भी है। कैसे नहीं है? क्योंकि आपके पास अपना एक काम है, आप अपना काम करेंगे, प्लस आपका एक अपना फील्ड है। आप हर एक फील्ड में हर एक आदमी एक्सपर्ट नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट यदि आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पहले उस फील्ड में एक्सपर्ट बनना पड़ेगा, तभी आप काम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। दूसरा बात, आप वेल डाइवर्सिफाइड नहीं हो सकते। म्यूचुअल फंड में तो क्या है कि आपने 1,000 रुपए में दिया तो भी आप डाइवर्सिफाइड है, 100 कंपनी में आपका पैसा चला जाता है। लेकिन यहाँ पे 1,000 रुपए से कुछ भी नहीं यदि आप डायरेक्ट स्टॉक्स खरीदने के लिए जाइएगा तो। और यहाँ पे आपको फ्री में एक ऐसा बंदा मिलता है जो कि मार्केट को समझता है, जो कि आप ऑन बिहाफ ऑफ यू वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। जबकि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो एक जो एक्सपर्टीज है वो आपके पास से मिसिंग होगा, ठीक है ना। और इसमें थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए। डायरेक्ट इन्वेस्ट यदि आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो, और म्यूचुअल फंड में तो आप 500 रुपया पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक
वर्सेस इक्विटी म्यूचुअल फंड हम कैसे किस तरीके से हम हमें डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डालने के लिए भी आपको एक्सपर्टीज को ही मार्केट में लेना चाहिए, आपको खुद से नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए, है ना। अब आज एक इक्विटी म्यूचुअल फंड ऑल्सो ऑफर अ होस्ट ऑफ अदर एडवांटेज, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन मिलता है आपको। मान लीजिए आपने 500 रुपीज पर मंथ आप पैसा दे रहे हैं, लेकिन 500 में भी आप 100 कंपनियां खरीद सकते हैं, क्योंकि उस पोर्टफोलियो में ही 100 कंपनियों का पोर्टफोलियो है, आप उसका एक यूनिट या 2 यूनिट खरीद रहे होते हैं। यानी कि छोटे पैसे से आपको बहुत बड़ा डाइवर्सिफिकेशन मिलता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड को जो चला रहा होता है वो प्रोफेशनली, वो लोग वेल इक्विप्ड होते हैं, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं। टैक्स की इफिशियंसी है इसमें, क्योंकि म्यूचुअल फंड का जो रिटर्न है उसमें आपको टैक्स की इफिशियंसी मिलेगा। 1 लाख तक जो होता है वो टैक्स फ्री होता है रिटर्न, और 1 लाख के ऊपर से 10% का टैक्स लगता है। इवन आउट वोलेटिलिटी थ्रू एसआईपी। हाँ, अब एसआईपी के थ्रू जो है आप वोलेटिलिटी को भी खत्म कर सकते हैं। अब एसआईपी यहाँ पे क्या है, ये है एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है कि भाई हर एक महीना आप पैसा लगा रहे हैं, हर एक महीना यदि आप पैसा डाल रहे हैं, एक डिसिप्लिन मैनर में पैसा डाल रहे हैं, तो मार्केट बढ़ रहा है तो भी डाल रहे हैं, मार्केट नीचे आ रहा है तो भी डाल रहे हैं। तो क्या होता है, जैसे अभी मार्केट नीचे है, अभी हर एक महीना जो भी खरीद रहा है एसआईपी के थ्रू, उनको ज्यादा यूनिट मिल रहा है ना, तो ये प्रॉफिट ज्यादा करेगा आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसके वोलेटिलिटी को भी इवन आउट करते हैं। ठीक है, वेराइटी टू एक्सप्लोर है, यानी बहुत सारी स्कीम्स है, आप उसमें बहुत तरह तरह के स्कीम्स हैं, और उसको आप अपने नीड के साथ रिलेट कर सकते हो, और उस नीड के हिसाब से आप उस तरह के स्कीम में जा सकते हैं। रिलेटिवली लेस रिस्की है और डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इसका कॉस्ट भी कम होता है थोड़ा सा, है ना, डायरेक्ट इक्विटी से। अच्छा, ये अभी मैंने बता ही दिया कि कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड में क्या क्या है भाई। लार्ज कैप फंड्स होते हैं, मिड कैप फंड्स होते हैं, स्मॉल कैप फंड्स होते हैं, बैलेंस फंड होते हैं। लार्ज कैप फंड वो होते हैं जो कि जिसमें कि 500 करोड़ से ऊपर की कंपनियां होती है, बड़ी कंपनियां होती है। इसका इन्वेस्टमेंट टाइमिंग जो है 5 साल से ऊपर आप रखें, कम से कम 5 साल रखें। मिड कैप जो है 7-8 साल से ऊपर ही जाए, स्मॉल कैप है तो 10 साल से ऊपर के जाए, क्योंकि इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा होगा, है ना, छोटी कंपनी है। बैलेंस फंड जिसमें कि कुछ इक्विटी भी होता है, कुछ डेट भी होता है। इसका रेशियो क्या होता है, 65-35, 65 इक्विटी होता है, 35 डेट होता है। ठीक है, अब देखिए अलग अलग तरह का गोल है, जिसमें आप किसी भी तरह के गोल में है, आप म्यूचुअल फंड में आपके लिए ऑप्शन है। जैसे आप यदि कैपिटल प्रिजर्वेशन चाहते हैं, तो आपके पास वैसे क्या क्या ऑप्शन है भाई, कि आप जा करके पीपीएफ में पैसा डाल सकते हैं, आप जाके गोल्ड खरीद सकते हैं, आप म्यूचुअल फंड में भी पैसा डाल सकते हैं। रेगुलर इनकम आप चाहते हैं तो भी आप पोस्ट ऑफिस स्कीम में पैसा डाल सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे भी डेट फंड्स में पैसा डाल सकते हैं। तो आपका जो भी गोल है उसके हिसाब से आपके पास ऑप्शंस म्यूचुअल फंड के अंदर अवेलेबल है। आप टैक्स सेविंग चाहते हैं तो आप यहाँ पे ईएलएसएस खरीद सकते हैं। आप और कोई वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आप, एक काम हो सकता है कि आप भाई रियल एस्टेट खरीदे, गोल्ड खरीदे, यहाँ पर भी इक्विटी भी आप खरीद सकते हैं। इक्विटी फंड जो होता है वो सबसे ज्यादा ग्रोइंग है लंबे समय में, 10 साल का टाइम ले लें हम, या 5 ईयर एवं कम टाइम लें, तो इक्विटी सबसे ज्यादा रिटर्न देता है। इक्विटी जो है एसेट क्लास, वो सबसे ज्यादा रिटर्न देता है मार्केट में, और कोई भी आपको 20% 25% ईयर रिटर्न नहीं देगा, इक्विटी ही दे सकता है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है अभी जो हम लोग देख रहे हैं, मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड। ये क्या है, एक सबसे पहला मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम कैसे, किस तरीके से हम इन्वेस्ट करेंगे। एक है सबसे पहला एसआईपी। एसआईपी है जी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो कि सबसे अच्छा है, और मैं आप लोग को रिकमेंडेड करूंगा कि शुरू में आप लोग सिस्टमेटिकली ही इन्वेस्टमेंट करवाइए, है ना। इसमें क्या है कि भाई आप स्मॉल मंथली इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, 1500 रुपया से भी होता है, 1000 रुपया पर मंथ से स्टार्ट हो जाता है ना। कोई अपर लिमिट है नहीं, आप जो जितना देना चाहिए। और पर मंथ देने से क्या फायदा होता है कि आप एक रेगुलर सेविंग में चले जाते हैं, आपको एक डिसिप्लिन मिल जाता है कि भाई मेरा 5 तारीख को 1000 रुपया जाना है, या 10,000 जाना है, या 1 लाख रुपया मेरा जाना है ना। 1 लाख रुपया मेरा हर एक महीना 5 तारीख को जाएगा, या 1000 रुपया मेरा हर एक महीना जाएगा। तो एक आपके पास एक डिसिप्लिन आ जाता है, आप एक डिसिप्लिन मैनर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और मार्केट के हर एक रेट पे इन्वेस्टमेंट करने से क्या होता है, आपको अच्छा आपका एवरेज बन जाता है। जब मार्केट नीचे हो रही होती है तो भी आप खरीद रहे होते हैं, जब मार्केट ऊपर होती है तो भी आप खरीद रहे होते हैं। दूसरा तरीका हम कहते हैं जी लमसम, यानी एक ही बार में पैसा डाल दीजिए, है ना। तो एक ही बार हम पैसा डालेंगे तो ऑब्वियसली वो इन्वेस्टमेंट ज्यादा होगा। यदि आपको आपके पास 3 साल या उससे कम का समय है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ डेट फंड में पैसा डालना चाहिए एक ही साथ। बड़ा अमाउंट 3 साल या उससे कम के लिए आप इक्विटी फंड में पैसा मत डालिए। 3 से 5 साल का समय है तो आप बैलेंस फंड में पैसा डाल सकते हैं। 5 to 7 ईयर्स है तो आप लार्ज कैप में पैसा डालिए,
इक्विटी लार्ज कैप में। 7 ईयर एंड एबव है तो आप मल्टी कैप में पैसा डाल सकते हैं, आप मिड कैप में पैसा डाल सकते हैं, है ना। तो लमसम के लिए उसको टाइमिंग के हिसाब से हम कर सकते हैं। एक तीसरा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसमें हम जनरली क्या करते हैं कि अब यदि मेरे पास 10 लाख रुपए है, मैं यदि इक्विटी में एक ही साथ डाल दूं और कहीं बाजार गिर जाए, 50% करेक्ट कर जाए बाजार, तो मेरा 10 लाख रह जाएगा 5 लाख। और जो क्लाइंट को, जिसको आपने एडवाइस किया है, वो आपको बोलेगा भाई तुमने ये क्या मुझे बता दिया, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना चाहिए कि भाई उनके पहले 10 लाख को हम सबसे पहले ले जाकर डेट फंड में रखेंगे। डेट फंड में क्या है कि 8 से 9% के आसपास में हमने उनके रिटर्न को फिक्स कर दिया। अब वहां से धीरे धीरे 2% या 5%, जैसे 10 लाख दिया है तो 25,000 या 50,000 रुपए हम पर मंथ इक्विटी की तरफ ट्रांसफर लेंगे, इक्विटी लार्ज कैप की तरफ या मल्टी कैप की तरफ, जैसा भी उसका रिस्क प्रोफाइल हो उसके हिसाब से। तो हम जब, तो क्या होगा कि हम धीरे धीरे इक्विटी मार्केट में एंटर करेंगे और हर एक रेट पे एंटर करेंगे। तो इसमें हमें एसआईपी वाला भी फायदा मिल जाएगा क्योंकि हम इक्विटी में एवरेजिंग कर रहे हैं, और चूंकि हमारा मैक्सिमम पैसा जो है वो डेट में रखा हुआ है, तो हमारा पैसा फंड जो है निगेटिव नहीं होगा शुरुआती समय में, 1 साल 2 साल 3 साल में। क्योंकि जैसे ही ज्यादा समय हो गया, 5 साल हो गया, 6 साल हो गया, तो उसका तो इक्विटी भी रिटर्न पॉजिटिव ही देना है ना। तो क्या होगा कि उससे आपका क्लाइंट कभी भी नेगेटिव रिटर्न देख करके परेशान नहीं हो। एसआईपी रूट सिंपली डिसाइड द इन्वेस्टमेंट पीरियड है, 5 साल तो कम से कम होना चाहिए, है ना। डिसाइड द सुटेबल स्कीम, आप सबसे पहले एक सुटेबल स्कीम डिसाइड कीजिए। डिसाइड द मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट, आप मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट डिसाइड कीजिए। सिंपल प्रोसेस टू फिल द फॉर्म, बस इसमें कुछ भी नहीं, फॉर्म भर के आपको दे देना है, आपका बैंक से खुद ही पैसा कटेगा, है ना। तो अच्छा, एसआईपी रूट में देखिए एक हम वो देखते हैं कि भाई पैसा कैसे बढ़ता है। ये हमने उस दिन बताया था कि भाई समय के साथ पैसा बढ़ता है। 1000, 5000 और 10,000 रुपीज हमने 3 कैटेगरी में डाला है, और हम देखते हैं कि भाई कैसे पैसा जो है वो 1000 रुपये पर मंथ लेते हैं, 5000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं, तो पैसा किस तरीके से ग्रो करता है। तो 5 साल में देखिए जो 1000 है वो 60,000 रुपया जमा होता है 5 साल में, और वो 90,000 रुपया बनता है। लेकिन वही इसमें जब 10,000 करना है तो 6 लाख रुपया जमा होता है, वो करीब 9 लाख बनता है। लेकिन टाइम में आप देखिएगा तो 25 साल, जैसे 25 साल नहीं तो कम से कम 20 साल ले लीजिए। 20 साल में 1000 रुपया जो है वो 2.5 लाख के आसपास आप जमा करते हैं, और वो 15 लाख में कन्वर्ट हो जाता है। यदि हम इसमें देखें 10,000 रुपए यदि आप पर मंथ कर रहे हैं तो आपने 24 लाख रुपया दिया, और वो करीब 1,41,00,000 रुपया बन जाता है। सोचिए 20 साल तक यदि 10,000 रुपए हम दे रहे हैं तो हम करीब 1.5 करोड़ रुपया बना सकते हैं, है ना। जबकि हमने यहाँ पे 15% ही CAGR लिया है, और ये बढ़ के 20% भी जा सकता है, और यदि वो बढ़ गया तो ये समझिए कि मतलब ये अमाउंट जो है काफी बढ़ जाएगा, है ना। इसी तरीके से लमसम में भी हम पैसा डाल सकते हैं, एक ही साथ हमें पैसा डालना है। और उसमें मैंने आपको टाइमिंग बताया था कि भाई 3 साल से नीचे है तो डेट में डालिए, 3 से 5 साल है तो बैलेंस में डालिए, 5 ईयर टू 7 ईयर्स है तो आप लार्ज कैप में जाइए, 7 ईयर्स एंड एबव है तो आप मल्टी कैप में जा सकते हैं, है ना। अब इसमें भी रिटर्न देखिए, हम 3 कैटेगरी ऑफ रिटर्न लेते हैं। 5% जो हमने डेट फंड्स में डाला है या सॉरी एफडी में लिया है, उसके लिए 11% एक हमने कैटेगरी लिया, एक हमने लिया 16% की कैटेगरी। तो आप देखिएगा कि 1 लाख रुपया जो है वो 5 साल में, सॉरी 10 लाख रुपया जो है वो 5 साल में 5% से 13 होता है, 11% से 17 होता है, और 16% से 21 लाख होता है। और वही 20 साल में 5% से 27 लाख, 11% से 81 लाख, और 16% से करीब करीब 2 करोड़, 1,95,00,000, 2 करोड़ रुपए। तो हम ये 27 लाख वाले लोगों को हम उठा के 2 करोड़ तक लेके जा सकते हैं। ये हमारी कैपेबिलिटी है, इसलिए हमें ये काम करना चाहिए और आगे भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आगे देखिए कि भाई लमसम और वन टाइम इन्वेस्टमेंट में जो अंतर है, ROI का 5%, 10% और 16%। इस ग्राफ में हम देख रहे हैं टॉप वाला जो ग्राफ है, शुरुआत में तो सब एक साथ चल रहा है, लेकिन जो ये जो रेड कलर का ग्राफ है वो देखिए बिल्कुल सूटअप करता है। तो लोग कहाँ पे हैं, नीचे हैं, 5% वाले में है। तो ये डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। जो कि सिर्फ थोड़ा सा सावधानी और आपको यदि प्रोडक्ट के बारे में पता हो तो आप कर सकते हैं, है ना। STP में हम क्या करते हैं भाई, STP क्या था, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। हम इसमें सबसे पहले डेट फंड में पैसा डालते हैं, जहाँ पे हम एक फिक्स करते हैं अपने रिटर्न को 8 से 9% पे। फिर वहां से हम कुछ, यदि हमने 10 लाख डाला है तो सपोज कीजिए कि हम 10,000 रुपए या 20,000 रुपए या 50,000 रुपए पर मंथ हम धीरे धीरे इक्विटी की तरफ जा रहे हैं। तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हम इक्विटी की तरफ भी चले जाएंगे और हमें अच्छा रेट मिल जाएगा इक्विटी में। मार्केट गिरेगी भी तो भी हमें कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि हमारा पैसा मैक्सिमम जो है वो डेट फंड में, जहाँ पे एक फिक्स इनकम हमें आ रहा है
उसको हम सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान कहते हैं। उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक बताया है कि भाई हम किस तरीके से इसमें हम काम कर सकते हैं। तो एफडी में है या एसटीपी में जो है, दोनों में आप रिटर्न देखिएगा कि वो ह्यूज है ना। एफडी में जो पैसा है आपका वो 20 साल में करीब 24 लाख बनता है, जबकि एसटीपी में वही पैसा जो करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास चला। तो ये एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है ना। एफडी में हम पैसा रखेंगे तो क्या होगा, एसटीपी सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान में आपको आपका फंड कभी नेगेटिव जाएगा ही नहीं, तो वो भी एक आपके आपके लिए फायदेमंद है ना। तो मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट करूंगा शुरू में कि आप लोग एसआईपी पे थोड़ा ज्यादा खुद को कंसंट्रेट कीजिए, उसका धीरे धीरे इन सबको समझ में आना आपको शुरू हो जाएगा। अभी हम अगला सेशन पे परसों लेंगे। तो अभी क्या है कि आज बहुत सारा ऐसा टर्मिनोलॉजी भी आया होगा आप लोगों के पास जो कि अभी समझने में थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन वो धीरे धीरे फिर वो ठीक हो जाएगा, है ना। धीरे धीरे हम उसको समझने लगेंगे। तो अभी तक यदि कोई क्वेश्चन आंसर हो तो हम लोग कर सकते हैं। ज्योति। अभी तक के सेशन में किसी को कोई टर्म नहीं समझ में आई हो या कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, तो वो डायरेक्टली पूछ सकता है। वी आर ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन।